हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएम क्लासेस पे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं डेली पीवाईक्यू क्वेश्चंस टॉप 15 पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। यदि आप लोग सेशन पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बात, जो भी वीडियो हम अपलोड करें, जो पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार रिवीजन पूछे जाते हैं, उससे आप लोग दूर ना हो, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। यदि आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो सेशन को शेयर कर दें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिसमें उसकी तैयारी में थोड़ा हेल्प मिल जाए। चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन की तरफ। आज की पहली क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 में पूछे गए थे क्वेश्चंस, और ये पूछे गए थे 2022 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को जानते हैं, सबसे बेहतरीन सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 10 वर्षों में 75% बढ़ जाती है। वही धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 6 वर्षों में कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 100 रुपया धनराशि माने कि मेरे पास 100 रुपया धनराशि था। ये बोलने का मतलब है 10 वर्ष में ये 50% बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं 175 हो जाती है, 75% इंटरेस्ट। क्या हम बोल सकते हैं 100 रुपया 10 वर्ष में यदि 75% बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं 175 रुपया तो होगा ये मिश्र धन में। ब्याज कितना, 75 रुपया। अब वही बोल रही है धनराशि जो है ये 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। यही धनराशि 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं 10 वर्ष में से 75 इंटरेस्ट हुआ, तो क्या हम 1 वर्ष में इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हाँ, 7.5। तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष में 30 और 45 हो जाएगा। यानी कितने बढ़ जाएंगे, 45। टोटल में से 145, 45 बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, एकदम पूरा इजी तरीका से सॉल्व करना है दोस्त। ज़्यादा टेंशन क्वेश्चन में लेना नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग क्या होगा। एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जुड़ जाइए। और सब क्वेश्चन ये आप मत देखिए कि एसएससी जीडी में पूछा गया तो ये ग्रुप डी में नहीं पूछा गया, रेलवे में, ये आपकी बेवकूफ़ी हो जो आप ऐसा समझ रहे हैं। मैथ्स है सब एग्जाम्स में, तो आप लोग जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। एक 2 अंकों वाली संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। क्या मैं 2 अंकों वाली संख्या हम मान लेते हैं, सपोज डेट 1 मिनट के लिए एक्स मान लेते हैं। इसका 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। इस संख्या, कौन संख्या, ये संख्या जो लिखी, इस संख्या के आधे से 15 कम बोला गया, ये बराबर। ठीक है। एक 2 अंकों वाली संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। क्या मैं बोल सकता हूँ इसका 7वां भाग जो होगा इस संख्या के आधे से 15 कम के बराबर होगा। तो 2 अंकों वाली संख्या का योग क्या है, तो यहाँ से योग आप निकाल लीजिएगा। तो x-7 बराबर के इस पार है तो माइनस आ जाएगा, x-x/2 इक्वल टू -15। यहाँ से करते हैं, यदि ये माइनस चिन्ह है तो ऊपर 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 में माइनस कर देंगे, नीचे गुणनफल लिख देंगे, तो ऊपर माइनस करने पे -5x आ जाता है, नीचे गुणनफल 14 आ जाता है, इक्वल टू -15। माइनस माइनस चला गया, ये 3 बार में चली जाएगी। कितना हो गया चौथिया, 42। एक्स का वैल्यू 42 हो गया, तो 42 आंसर। हाँ, क्या पूछेंगे, अंकों वाले अंकों का योग कितना होगा, तो योग 4 2 6 हो जाएगा अंकों का योग। करेक्ट आंसर 4। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, पूरा इजी क्वेश्चन था, ये जीडी में पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रुप डी 5/8/2019 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। राम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, और फिर भी इसे 12.5% का लाभ कमाता है। यदि वो वस्तु के अंकित मूल्य पर ही इसे बेचता है तो राम को कितना लाभ। ठीक। जो वस्तु हम क्रय मूल्य के, जो वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदे हम उसको 100 मान लेते हैं। 100 मूल्य पे कोई वस्तु खरीदे हैं, यदि इस पे छूट जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका अंकित मूल्य यहाँ पे कुछ दर्शाया गया है, तब ना छूट दिया जा रहा है। अंकित मूल्य नहीं तो छूट नहीं, अंकित मूल्य है तो छूट है। अब इसमें बोला गया ये 10% इसमें छूट दिया जा रहा है। 10% छूट देने के बावजूद इसको 12.5% लाभ होता है। जो वस्तु हम 100 रुपया में खरीदे थे, 10% छूट के बाद वो 12.5% लाभ पे बेचा जाता है। क्या मैं बोल सकता हूँ 112.5% लाभ पे बेचा जाएगा वो वस्तु, ये मेरा विक्रय मूल्य है।
क्या मैं बोल सकता हूँ? तो इसका अंकित मूल्य हम यहाँ से निकाल लेंगे, अंकित मूल्य निकल जाएगा। यदि 10% छूट देने के बाद इतना है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 90% का वैल्यू 112.5 था। 100% निकालेंगे तो इसका अंकित मूल्य निकल जाएगा। ये 10 को उड़ा के आप इधर लेते आइए, इसको कटा दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 9 9 18 9 45, यानी हम बोल सकते हैं अंकित मूल्य मेरे पास कितना आ गया? 125 रुपया। अंकित मूल्य आया ना 125 रुपया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि उसे अंकित मूल्य पे बेचे तो कितना परसेंट लाभ? तो वस्तु हम 100 रुपया में खरीदे थे, इसका अंकित मूल्य पता चला 125 रुपया था। यदि हम इस पे डिस्काउंट नहीं देते, इसको डायरेक्ट 120 रुपया में बेचते, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं 25% प्रॉफिट। 25%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। के 1/4, 2/3, 4/5, 5/8, 3/4 की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल है। बोला गया के जो वो संख्या है, के वो जो संख्या के बराबर जो होगा, के का जो मान निकलेगा, इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल के बराबर। ठीक, इसमें सबसे बड़ी संख्या हम कैसे ढूंढेंगे? इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यदि हम 4 को 1 में भाग दे तो 0.2 के समथिंग आ जाएगा। इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो 0.36 आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 0.8 तक आ जाएगा। इसको यदि करते हैं तो 0 लगभग में 7 आ जाएगा। 8 7 56 या 8 6 48 आप सीख सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे गए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? 4/5 हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी संख्या 4/5 है। सबसे छोटी संख्या तो ये नजर आ रही है 0.2, तो 1/4। ठीक है, इसको कटा के का मान मेरे पास क्या निकल के आ गया? तो बोल सकते हैं के का मान 1/5। बस इसमें आपको पुट करना है। यदि के का मान, इसमें आपको पुट करना है, यदि के का मान 1/5 है तो 1/के का मान 5 हम लिख सकते हैं, बाई 4 लिख सकते हैं ना? ये नहीं यार, 1 है, के का मान तो 1/5 है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 5 कहीं ना कहीं 1/के का मान 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको बना लिए। 1/के का मान 5 -2 कितना आ जाएगा? 9 3 27, तो वो संख्या 27 करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस को समझिए। मैक्सिमम लड़का क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखने आएंगे, बिना पढ़े उसको स्किप कर देंगे। स्किप नहीं करना, क्वेश्चंस को पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं रेलवे में दोस्त, ये जीडीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग पैराग्राफ सब देखें। निम्नलिखित रेखा आरेख 2007 और 12 की अवधि के दौरान, ठीक है, यहाँ अवधि दिया गया 7 से 12 अवधि के दौरान एक कार निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ये आपका प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज को दर्शा रहा है। ये आपका ईयर्स है, 2007 में 40% प्रॉफिट हुए था, 8 पे 55% प्रॉफिट, 45%, 2010 में इतना परसेंट, इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जाए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वार्षिक लाभ प्रतिशत आलेख में दिए गए सभी वर्षों में वार्षिक लाभ प्रतिशत के औसत के निकटतम। क्वेश्चन कहने का मतलब था कि जितना साल इसका प्रॉफिट हुआ उसका औसत किस साल के प्रॉफिट के बराबर हो। तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 साल हम इन्वेस्ट किए, जिसमें कि प्रॉफिट कितना कितना था? 40% प्रॉफिट था, एक में 55% प्रॉफिट था, एक में 45% प्रॉफिट था, 65 था, 70 था, 60 था। इसका औसत निकालने के लिए आप लोग जानते हैं टोटल जितनी संख्याएं भाग तो कितने वर्ष में इन्वेस्ट किया गया था? 1 2 3 4 5 6 साल, तो 6 से। ठीक है, यहाँ से औसत हम निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। 5 5 10 5 15, हाथ में बच गया 1, 6 1 7 7 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 5 29, 29 4 33 बटे 6, ये हम औसत निकाल। 6 पंचे 30, 6 4 36, लगभग में 56। तो ये किस वर्ष लाभ किए गए प्रॉफिट के लगभग बराबर? कहीं ना कहीं ये 2008 में, देखिए 2008 में जो प्रॉफिट किया गया 15%, कहीं ना कहीं लगभग में इसके बराबर।
तो 2008 आपका करेक्ट आंसर। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ औसत निकाल के उसको कंपेयर करना था किस साल में औसत के लगभग बराबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक, माफ कीजिए ये बहुलक आपका है, बहुलक और माध्यका क्रमशः 52.7 और 65। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ बहुलक जो मेरे पास दिया गया, बहुलक 55.7 है, और माध्यका जो मेरे पास है वो माध्यका मेरे पास 65। क्या मैं बोल सकता हूँ समुच्च का माध्य क्या, हमको माध्य निकालना। ठीक है, हमको माध्य निकालना है। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, बहुलक बराबर जो होती है, बहुलक बराबर जो होता है फार्मूला, 3 माध्यका, ये याद रखिएगा फार्मूला, -2 माध्य। ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बार बार हम बता रहे हैं आपको। बहुलक कितना था, तो बहुलक सब, माध्यका कितना था, 65। माध्य को हम एक्स मान लेते हैं, तो जी जरूर मान लीजिए। तो ये -2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 195 में यदि 52, इसको 95 में यदि माइनस करें 7, कितना आ जाएगा, 3.4 आ जाएगी ना, 41, यानी हम इसको बोल सकते हैं 144.3, इसको माइनस करने के बाद। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद, तो कहीं ना कहीं छोटी संख्या में बड़ी संख्या माइनस करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस में चला जाएगा, तो एक्स बराबर 2×7 = 14, 2×2 = 4, 2×1 2 हम मान सकते हैं, 2×1 2, 72.17। सर आपका एक्स का वैल्यू 72.1 आ जाएगा, जो एक ऑप्शन। ठीक है, हम इसको लगभग में कटाएं, आपको एक्चुअली डाटा कटाने में दशमलव में उतना कैलकुलेशन करना नहीं है, लगभग में कटाइए, ऑप्शन से भी आपका दूर दूर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटे जा सकने वाली सबसे बड़े लंब वित्तीय कोने का आयतन, कोने मतलब शंकु हो गया, ये शंकु, शंकु का आयतन क्या, 8 सेंटीमीटर के घन में से एक घन है, क्वेश्चन को समझिएगा, एक घन है, इसमें एक सबसे लंबे वित्तीय शंकु फिट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं शंकु यदि हम घन में फिट करेंगे तो ये मेरा शंकु आ जाएगा। समझ गए, ये मेरा शंकु आ जाएगा, कहीं ना कहीं ये केंद्र होगा, सेंटर से त्रिज्या हो गया, ये आपका ऊंचाई। ठीक है, तो भुजा दिया गया है 8 सेंटीमीटर, जानते हैं एक भुजा जो भी होगा घन का सब टोटल भुजा बराबर होती है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा जाए आयतन क्या होगा, किसका आयतन किसका वैल्यू में पूछ रहा, शंकु का, शंकु का आयतन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 1/3 पाया, 1/3। क्या मैं इसको 22 के साथ वैल्यू लिख सकता हूँ, जी लिख सकते हैं। आर कितना है, यदि ये पूरी भुजा आप लोग का 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये आधा 4 होगा, इसी को तो मैंने त्रिज्या मानी है, तो त्रिज्या 4 हो गया ना, त्रिज्या 4, त्रिज्या 4, त्रिज्या 4। ठीक, त्रिज्या 4, तो आर स्क्वायर का त्रिज्या होगा। ठीक, ऊंचाई पूछ रहा है, कहीं ना कहीं शंकु का ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 22, 16, 8 अपॉन, क्या ये इसको भाग देने को पॉसिबल है कि आप भाग दे सकते हैं, तो जी नहीं दे सकते। तो एक सपोज डेट हम मान लेते हैं, ये मेरा 21 था, ये मेरा कट गया है 22, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा आंसर मेरा आएगा, जो भी आंसर होगा उत्तर। तो 48 के 8 हाथ में 4, 8 का 8 से 128, तो आंसर जो होगा कहीं ना कहीं 128 से ऊपर होगा, 128 से ऊपर होगा, क्योंकि मैंने इसको 21 माना था, ये 22 एक्चुअली डाटा इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर डाटा एक हाथ जा सकता है, 134 को 9 2 23। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को समझिए, मैथ एक ऐसा विषय है, आप नहीं समझिएगा तो वो पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको समझना होगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, समझ के बनाइए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन यदि पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दें दोस्त।
8वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 6 जून 2025 रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे पूछे गए, तो कहीं ना कहीं ये मेंस में भी देखने आएगा डाटा चेंज करने के बाद। ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में गुना कर नहीं सकते हैं आप, इतना कैलकुलेशन गुना करने में आपका 10 क्वेश्चन निकल जाएगा आगे। तो आप इसमें एक ट्रिक से देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है। तो इसमें 4 सही है, इसमें 1 है, 5 है, इसमें 6। कोई भी संख्या गुणनफल हम यदि करेंगे 1 2 3 4 5, उसके 6 अंकों के बाद दशमलव आएगा, क्योंकि 6 अंक के बाद दशमलव कोई भी संख्या गुणनफल का। अरे भाई इसको करेंगे तो नीचे 4 तो हम लिख सकते हैं, इसको करेंगे 10 तो लिख सकते हैं, इसको 10 तो लिख सकते हैं। तो कितना हो गया, 4 1 5 1 6, यानी नीचे जो भी होगा संख्या ये होगा, यानी इसका दशमलव यहाँ चले जाएगा, 6 अंक के बाद दशमलव होगा। तो हम ऑप्शंस का सहारा लेंगे और देखेंगे कि दशमलव के बाद 6 अंक कहाँ जुड़ रहा है। पहली ऑप्शन में चलते हैं, 4 2 6 2 8, 8 है तो ये नहीं हो सकता, 6 अंकों के बाद दशमलव होगा तो 1 नंबर चला। दूसरा चलते हैं, 4 3 7, 6 से ये ओवर है। तीसरा चलते हैं, 3 3 6, आपका करेक्ट। क्यों इतना गुणनफल करें हम, डाटा तो सेम है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ध्यान रखिएगा, ये बनाने क्वेश्चन नहीं था, ये आप देख के क्वेश्चन 2 सेकंड 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन दे सकते थे। 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 6 जून 2025 में पूछे गए क्वेश्चन थे। 12th लेवल जो एनटीपीसी है, कहीं ना कहीं उसमें भी क्वेश्चन से दोहराए जाएंगे। यदि 17,700 रुपया, यदि 17,700 रुपये को 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है। ठीक है, 17,700 मेरे पास दिया था पैसा, बोला था एक काम करो बाबू, तुम 4% की दर से 2 साल के लिए इसको जमा करो। ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। और ये भी बोला गया कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगाना है, और इसका अंतर क्या होगा, हमको अंतर चाहिए, हमको मूलधन नहीं चाहिए, हमको अंतर चाहिए। तो क्या मैं अंतर निकाल सकता हूँ, तो जी अंतर निकाल सकता। एक आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि आप कुछ भी रेट है X% रेट मान लीजिए, 2 साल के लिए कुछ भी हम दे रहे हैं, इसका SI तो बड़ा सिंपल है, सिंपल ऐसा 2X% इसका SI। ठीक है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, ओनली 2 ईयर्स, याद रखिए 2 ईयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SI कर लीजिए और बाय इसका जो रेट है उसका स्क्वायर कर। कैसे, मान लेते हैं सपोज दैट 5% की दर से 2 ईयर्स के लिए हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमको पता है 10%, अपन दोनों को गुणनफल कर देंगे 10%। क्या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये फॉर्मूला भी अपनाना पड़ेगा, एस आई कितना है, 5×10, आर स्क्वायर कितना है, 5×5 = 25। बस कुछ नहीं करना है, 10, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बस इसी विधि से आपको बनाना, समझ गए, बस इसी विधि, इससे क्या होगा, आपका समय बहुत बचत हो जाएगा। बस ये फार्मूला आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का याद रखना। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 4% 2 ईयर्स का दिया गया था, क्या मैं बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 8% हो जाएगा, अरे बोल सकता हूँ कि नहीं, आप बोल सकते हैं 8%। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, जी इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पहले SI, तो SI कितना हो जाएगा 4% 2 ईयर्स का, 4% 2 ईयर्स का SI कितना हो जाएगा सर, SI इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 8.16 हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लिख सकते हैं, 1.16। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, अब पूछ रहा है CI और SI में अंतर क्या होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ CI और SI में जो अंतर होगा 1.60% के बराबर होगा अंतर, क्या मैं बोल सकता हूँ। यदि मेरे पास मूलधन 7,700 रुपया है, यदि हम इसका 0.16% निकाल लें, तो क्या मेरा वो दोनों का अंतर निकल जाएगा, तो जी अंतर निकल जाएगा। निकालिए, ये दोनों से ये दोनों चला गया, चला गया, गया, चला गया।
आप इसको गुणनफल कीजिए। यदि हम 17 से पहले 170 को 10 से करते हैं तो इतना, अब बचा 6, फिर 6 से करना होगा तो कितना, 7 42 के 2 हाथ में 4, 7 42 46 के 6 हाथ में 4, 6 5 6 4 10, कहीं ना कहीं 2, और 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 7 1 8, टोटल मेरा इतना आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा 28.25 में सी नंबर। कहीं कोई दिक्कत? आप ये मत देखिए कि इतना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कुछ नहीं, आप लोग को समझाने के लिए कैलकुलेशन किया गया है, बाकी बात इतना कैलकुलेशन नहीं था इसमें। ठीक है, इसको सिंपल विधि एक और बता देते हैं आप लोग को एक बार फिर से। ऐसे कुछ है सवाल में नहीं, बहुत आसान सवाल है जो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 4% 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालना बोल रहा है, हम मूलधन को अभी साइड में ले लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 8%, जैसे कि आप लोग जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे आप निकालिएगा तो 4 दूनी 8, 8 16 8.6। इसका अंतर आप लोग के लिए पूछ रहा था, ये नहीं पहले 8 इस मूलधन का 8% निकालो, फिर 8.60% निकालो, फिर दोनों में अंतर को कैलकुलेशन लंबा क्यों ना हम डायरेक्ट यहीं पे अंतर किया जाए। अब जो मेरा मूलधन है उसका 0.6% निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ठीक है, 387 किलोमीटर टोटल दूरी मेरा डिस्टेंस दिया गया था, जिसको हमको 21 घंटे में पूरा करना था। यदि वो इस दूरी के 2/3 भाग 5/7 समय में तय करते हैं तो शेष दूरी को बचे हुए समय में कितने समय में तय करेंगे, और उसकी गति क्या है, आपसे गति पूछा गया। तो यदि वो दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी, यदि वो दूरी 2/3 दूरी तय किया है तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 1/3 शेष दूरी मेरे पास रहेगा। 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, यानी 129 किलोमीटर अभी दूरी ऐसा है जो मेरा बचा है हमको पूरा करना। और और चाल निकालने के लिए दूरी में समय से हमको भाग देना होगा। तो समय कितना है, समय तो था 21 घंटा, 5/7 समय में वो पूरा कर लेता है। तो जो समय बचेगा मेरे पास वो 3/7 बचेगा। अरे 21 घंटा में 5/7 समय में वो दूरी पूरा किया, जो शेष दूरी बचेगा वो 3/7 घंटा में पूरा करेगा, सॉरी 2/7 घंटा में पूरा करेगा कि नहीं करेगा। ये दोनों का अंतर करके जो 2/7 सत्या 21, 3 दूनी 6, यानी टोटल 6 घंटा मेरे पास शेष बचा है। और डिस्टेंस कितना बचा है, डिस्टेंस बचा है 129, 6 घंटा में यहीं से आपका किलोमीटर पर आवर से निकल जाएगा। 6 दूनी 6 का 6 पंचे 30.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऑप्शन में सी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना कुछ लेट किए। 11वां नंबर क्वेश्चन आज का देखिएगा। यदि दोस्त सेशन पसंद आ रहा है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियो इंप्रूव वीडियो जितना भी हो आप लोग तक जल्दी पहुंच जाए। जो आगामी भर्ती आने वाले हैं एग्जाम से जो है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 10 प्रक्षेपणों का औसत 40। बाद में ये पता चला कि एक प्रक्षेपण को 50 के स्थान पर 33 पर लिया गया था, सही औसत क्या? 10 प्रक्षेपणों का औसत 40 दिया गया था मेरे पास, दिया गया था ना, हाँ दिया गया था। हमको उसमें संख्या एक संख्या जोड़ना था 50, जी जोड़ना था, लेकिन हमने 33 ही जोड़ा। कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 17 संख्याएं जो उसमें जुटेगी संख्याएं, 17 कम को ही जोड़े थे ना, 50 जोड़ना चाहिए, हम 33 वो जोड़े, कहीं ना कहीं 17 तो मेरा छूटा, 17 तो इसमें जुटेगा, संख्या में 17 जुटेगा, तब औसत में कितना जुटेगा, 10 विद्यार्थी है 17 संख्या में तो औसत प्रत्येक पे 1.7 जुटेगा, प्रत्येक पे 1.7 जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 41.7। क्या दिक्कत? आप क्यों कीजिएगा इसको, आप ऐसे 10 × 40 फिर आप 400 निकालिएगा।
फिर आप 17 जोड़िएगा, फिर आप इसमें डिवाइड कीजिएगा। ये तो मान के चलिए संख्या ऐसा है, गुणनफल करने में आसान होगा जहाँ संख्या बड़ा हो, तो आप क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा ना। तो मेथड लगाना है सर, समझ गए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक विशाल नाव से धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा के अनुकूल 12 घंटे में तय करता है, तो वो धारा की गति क्या। हम मान लिए ये एक नदी, मान ली जो एक धारा के साथ बढ़, करंट मतलब धारा, लहर जिसको बोला जाता है, नदी जब चलेगी तो वो तो स्पीड से चलेगी, वो उसका करंटली धारा। इस पे एक नाव चल रहा है, समझ लो ये नाव, जो कि विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे 184 मिनट में तय करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये अप दिशा में जो जाएगा 184 किलोमीटर जाने में 48 घंटे लगेगा। इसको हम काट के सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, 23/6, या अप्रॉक्स डाटा हम इसको 4 लिख सकते हैं, 4 किलोमीटर पर आवर। अब दिशा में, यानी धारा जिस दिशा में बढ़ रही है उसके अपोजिट दिशा में वो आ रही है नाव, तो कहीं ना कहीं चाल कम होगी उसकी, चाल 4 किलोमीटर पर घंटा। वही नाव धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करती है, 184 12 घंटे में तय करती है। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 छक्के 24। क्या मैं अप्रोक्स डाटा 15 लिख सकता हूँ, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 तिया 45 अप्रोक्स डाटा लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन से दूर दूर। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये डाउन दिशा में जा रही है, मतलब धारा के साथ जा रही है, कहीं ना कहीं धारा की दिशा और नाव की दिशा दोनों जुटेगा तब 15 किलोमीटर पर आएगा। ये अप दिशा में, ऊपर दिशा में, कहीं ना कहीं ये करंट का चाल घटेगा, धारा की दिशा घटेगा, नाव को पीछे धकेलेगा वो। अब आपसे करंट की चाल पूछा गया, तो करंट करंट का चाल हम कैसे निकालते हैं। तो गुरुजी करंट का चाल यदि हमको निकालना है तो ऊपर की ओर कितनी गति है और अंदर नीचे धारा की दिशा में कितनी गति है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, करंट की चाल निकल जाएगा। तो अप दिशा में कितना गति है, 4 किलोमीटर पर आवर। डाउन दिशा में कितनी गति है, 15 किलोमीटर पर आवर। इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, कहीं ना कहीं 11/2 आ जाएगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअली डाटा तो निकला नहीं, क्योंकि हम इसको लगभग अप्रोक्सली में माने थे, 5.5 के अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन। आप भाग देते रहिए, दशमलव निकालते रहिए, अदर स्टूडेंट निकाल के आगे बढ़ते, समझ गए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। विपरीत दिशाओं से आ रही 2 रेलगाड़ियां, जिसमें से एक 152.5 मीटर लंबी और दूसरी 157.5 मीटर लंबी है, एक दूसरे को 9.3 सेकंड में पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ियों के प्रति घंटे संयुक्त गति क्या है। एक बात याद रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट। यदि रेलगाड़ी की चाल, यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल सेम डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो, तो उसका चाल घटेगा, हमेशा चाल घटेगी। यदि दो ट्रेन की गति दिशा अब एक ही दिशा अपोजिट साइड हो, यानी एक जा रही है, आप उत्तर की ओर जा रहे हैं और उत्तर से कोई दूसरा आ रही है, इसमें चाल जुड़ जाए, समझ रहे। दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई जुटेगी, ट्रेन की लंबाई जुटी, चाहे वो विपरीत दिशा में आ रहा हो या सेम दिशा में जा रहा हो, ट्रेन की लंबाई जुटेगी। तो मेरा ट्रेन की लंबाई, कुल लंबाई कितना होगी, क्या मैं कुल लंबाई बोल सकता हूँ, तो ये 0 चला जाएगा, इसको दोनों को एक करना है, तो 7 2 9 10 0 एक हो गया, और 5 5 10 11 एक हो गया, तो 310। क्या मैं बोल सकता हूँ 310, सॉरी 310 मीटर बोल सकता हूँ ना, 310 मीटर। पार करने में कितना समय लग रही है, 9.3। कहीं ना कहीं इसको हम ऊपर कर देंगे, तो 100/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछी गई है, गति किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हम जानते हैं मीटर पर सेकंड को किलो आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना होता है,
तो ये 5 से 20 में चला जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, यानी संयुक्त गति हम बोल सकते हैं 120। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या? ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, एएलपी में भी पूछे थे रिसेंटली, एएलपी CN 124 में जो एग्जाम्स हुए थे इसमें पूछे गए थे, टेक में भी पूछे गए थे, आरपीएफ में भी पूछे गए थे कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट मार देगा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्यों भाई? आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, दो अभाज्य संख्याएं, तीन अभाज्य संख्या, इसका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा एक होगा। और कोई भी डाटा आप ले लीजिए, एक को डाटा हम 17 ले लिए, एक को 19 ले लिए, इसका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा एक होगा। तो ये चीज याद रखिएगा दोस्त, सहअभाज्य जो होगा, सहअभाज्य संख्याओं का, 10 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी के रिलेटेड एक और सवाल पूछे जाते हैं, एक्स वाई जेड दे दिया जाता है और ABC, बोलेगा इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका भी एचसीएफ एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमको डाटा मालूम है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन। सॉरी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चंस टाइप नहीं हुआ, क्वेश्चंस हम आप लोग के सामने लिख देते हैं। ये क्वेश्चंस था cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ऑफ प्लस 17 बराबर x है, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या? ये आपको निकालना, ये आपको निकालना। तो चलिए इसको देखते हैं निकालने का तरीका। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा। अरे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा में साइन, साइन का उल्टा तो कोसेक होता है ना, यदि उल्टा तो साइन थीटा, स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। प्लस 17 इसकल टू एक्स। तो क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा एक होता है? जानते हैं ना, तो फिर बना क्यों नहीं? 18 वैल्यू पूछा गया है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 324। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यदि आप चाहते हैं इस सेशन का पीडीएफ हमको मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइनिंग हो जाइएगा। यहाँ से आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप लिंक में भी क्लिक जाके कर सकते हैं। और यदि आप लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को दोस्त लाइक कर दीजिए, और यदि सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, जो भी न्यू बच्चे के लिए हो, न्यू बच्चे तक वीडियो पहुंचाए, उसके सहयोग, कुछ ना कुछ मंजिल तक पहुंचने में सहयोग हो जाए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही PYQ क्वेश्चंस या अदर सब क्वेश्चंस जो आप लोग के सामने लेके आएंगे वो सीधा आप लोग तक पहुंच जाए और अपनी तैयारी में थोड़ा रफ्तार बढ़ा सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए